Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. हम कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 20 से, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स में हमने क्या क्या फिनिश किया है। हमने मॉनेटरी ग्रांट फिनिश किया है, यानी मॉनेटरी ग्रांट समझ लिया अच्छे से। फिर उसके बाद नॉन मॉनेटरी ग्रांट भी हमने अच्छे से समझ लिया। उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक बार रिकैप ले लेते हैं किसका, नॉन मॉनेटरी ग्रांट का। वैसे भी इसके बाद यही लास्ट लेक्चर में भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंसेप्ट बचा है हमारा। कौन सा कंसेप्ट बचा है यहाँ पे? फॉरगिवेबल लोन का। फॉरगिवेबल लोन का एक कंसेप्ट बचा है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं, और अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस जो भी है ग्रांट्स के रिलेटेड वो बचा है, वो कर लेंगे आज। ठीक है, एक बार देख लेते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट का क्या है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट यानी क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मॉनेटरी ग्रांट? ये ग्रांट है अदर देन कैश। राइट, अदर देन कैश मुझे ये ग्रांट मिलेगा, यानी क्या? इन काइंड मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी या लैंड समझो, या बिल्डिंग मिल गया, ऐसा गवर्नमेंट दे देता है। राइट, जो भी समझो मैं बिजनेसमैन हूँ। राइट, मैं बिजनेसमैन हूँ और बैकवर्ड एरियाज में मुझे क्या करना है? मुझे कुछ मतलब फैक्ट्री डेवलप करना है, कुछ करना है। फैक्ट्री डेवलप करने मुझे लैंड दे दिया गवर्नमेंट ने। राइट, लैंड दे दिया, या फिर मैंने फैक्ट्री डेवलप करी है, सब कुछ कर लिया, मुझे प्लांट एंड मशीनरी दे दिया गवर्नमेंट ने। तो फिर ये जो प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज इन काइंड। ठीक है, ये जो काइंड में दिया है उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अब जब भी नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिलेगा तो फिर अगर डेप्रिशिएबल वाला केस है, अगर डेप्रिशिएबल वाला केस है तो हम चेक करेंगे कि वो किस कौन से वैल्यू से हमें कौन से वैल्यू से हमें दिखाना चाहिए। यहाँ पे दो वैल्यू अलाउड है, वन इज फेयर वैल्यू मेथड, अदर वन इज नॉमिनल मेथड। ठीक है, फेयर वैल्यू मेथड और नॉमिनल मेथड क्या है? फेयर वैल्यू मेथड यानी क्या? मैं ग्रांट को प्रेजेंट करूंगा बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, यानी क्या? कोई भी प्लांट एंड मशीनरी मुझे मिल रहा है, ठीक है, समझो उसका फेयर वैल्यू 1 लाख रुपीज है। राइट, मैं बुक्स में कितना 1 लाख रुपीज दिखाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी का। एंड ग्रांट भी जो है ना, उसका ग्रांट ग्रांट भी फेयर वैल्यू में दिखाऊंगा। कैसे सर, नहीं समझा? आज एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। समझो प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है ना मुझे, प्लांट एंड मशीनरी मिल रहा है और इसका फेयर वैल्यू है 1 लाख रुपीज। ठीक है, एंड इसके बदले में कैश पे कर रहा हूँ मैं 10,000। ये पे कर रहा हूँ मैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसका ये फेयर वैल्यू है। ओके कूल। अब यहाँ पे अगर इन केस हम फेयर वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? हम प्लांट एंड मशीनरी को रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू में 1 लाख का। हमने बैंक से पे कितना पे किया, बैंक या कैश 10,000। तो फिर जो भी बचेगा दैट विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट। जो भी बचेगा वो मेरा गवर्नमेंट ग्रांट होगा, दैट इज 90,000 रुपीज। ठीक है, इसको फेयर वैल्यू मेथड बोलते हैं। समझो नॉमिनल मेथड में कैसे करेंगे। नॉमिनल मेथड में मुझे पता है, नॉमिनल वैल्यू मेथड में नॉमिनल वैल्यू जो भी पे कर रहा हूँ, रुपीज 10,000 यहाँ पे पे कर रहा हूँ, तो 10,000 का प्लांट एंड मशीनरी रिकग्नाइज करूंगा। कैसा? प्लांट एंड मशीनरी 10,000 टू बैंक, डायरेक्टली ऐसा रिकग्नाइज कर लूंगा मैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट को अलग से रिकग्नाइज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम प्लांट एंड मशीनरी को रिकग्नाइज करेंगे नॉमिनल मेथड में। दिस इज नॉमिनल मेथड एंड दिस वन इज फेयर वैल्यू मेथड। सिंपल, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, खूब सो याद आया होगा। एंड बचा हुआ हम रिवीजन लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद एक और चीज देखा था, इमीडिएट सेटअप के लिए अगर मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो फिर इन दैट केस वो उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। और फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रहा है मुझे, अगर इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रहा है फॉर लॉस मेकिंग कंपनी, वो भी मेरा कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। देन अब आएंगे हम नॉन डिप्रिशिएबल वाला केस में, यानी ग्रांट मिला है नॉन डिप्रिशिएबल, यानी लैंड मिल गया समझो। लैंड मिल गया है तो फिर वो देखना पड़ेगा मुझे, कंडीशनल मिल रहा है अनकंडीशनल मिल रहा है। अगर कंडीशनल मिल रहा है, कंडीशनल मिल रहा है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू में वैल्यू करूं या नॉमिनल वैल्यू में वैल्यू करूं। फेयर वैल्यू में कर रहे इन केस तो फिर फेयर वैल्यू में कर रहे तो सेम अपना जो प्रोसीजर ऊपर फॉलो किया ना, क्या? एसेट को फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करूंगा, टू बैंक पे पेमेंट दिखा दूंगा और डेफर्ड ग्रांट दिखा दूंगा, बैलेंस फिगर वो भी फेयर वैल्यू में। और उसको मैं क्या करूंगा? डेफर्ड ग्रांट पे लेके जाऊंगा और ओवर द यूजफुल लाइफ उसको क्या करूंगा? ओवर द यूजफुल लाइफ या ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड, अगर विद कंडीशन है तो फिर सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है तो फिर सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैं क्या करूंगा? डेफर कर दूंगा। अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है तो उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। सिंपल। अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट, दैट इज फॉर गिवेबल लोन्स। किसके ऊपर? फॉर गिवेबल लोन्स। हम क्या कर रहे थे? फॉरगिवेबल लोन्स। फॉरगिवेबल लोन्स यानी क्या? गवर्नमेंट सिंपली क्या, हमें कंसेशनल रेट में क्या देगा? कंसेशन रेट में हमें लोन देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने यहाँ पे, समझो पीपी लिमिटेड। पीपी लिमिटेड को क्या चाहिए? लोन्स चाहिए। लोन्स कितना चाहिए समझो? रुपीज 10 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, रुपीज 10 लाख का जो है ना लोन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। अभी 10 लाख का लोन चाहिए, बट
यहाँ पे अगर बैंक से ले तो इसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। यानी क्या, मार्केट से अगर लेते लोन तो फिर 10% पे करना पड़ता। 10% यानी 1 लाख पर पर ईयर पे करना पड़ता। अगर वही गवर्नमेंट जब देगा तो गवर्नमेंट को मुझे कितना देना पड़ेगा? 6% से मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है सर? यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट क्या दे रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? सेविंग्स इन द इंटरेस्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट। बरोबर। यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट इज नथिंग बट सेविंग्स इन इंटरेस्ट। बरोबर। यानी क्या, मुझे ईयरली कितना पे करना पड़ेगा? 6% के हिसाब से पे करना पड़ेगा मुझे। अब बट यहाँ पे मुझे क्या कंप्यूट करना है? यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट इन मॉनेटरी टर्म्स कंप्यूट करना है। वो कैसा कंप्यूट करेंगे? हम कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन मार्केट रेट। कैसा कंप्यूट करेंगे हम? बेस्ड ऑन मार्केट रेट। राइट। बेस्ड ऑन मार्केट रेट हम क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे हमारा गवर्नमेंट ग्रांट। अब वो कैसा कंप्यूट करना है, आ जाओ वो देख लेते हैं पहले। ये पूरा हटा दो। चलो, यहाँ पे समझो फॉर एग्जाम्पल टेन्योर है 5 ईयर्स का। राइट। 5 ईयर्स का टेन्योर है। तो हम कंप्यूट कर लेते हैं इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है बेस्ड ऑन मार्केट रेट। यानी क्या, यानी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर लोन लेते हैं हम तो उसका मार्केट रेट क्या, मतलब उसका जो प्रीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है लोन का, वो देखेंगे। राइट। ईयर 1 2 3 4 5। और पेमेंट कितना करना पड़ता? पेमेंट अगर मैं 6% के रेट से करता हूँ तो कितना करना पड़ेगा? तो देख लो, 10 लाख के ऊपर 6%। राइट। 60,000 ईयर ऑन ईयर। 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। और लास्ट में जो है ना, फिफ्थ ईयर में मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों भी पे करना पड़ेगा। राइट। यहां तक समझा? यहां तक क्या समझा सर? यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना देखना है मुझे कि अगर मैं गवर्नमेंट से लेता हूँ लोन, गवर्नमेंट के हिसाब से पेमेंट करूंगा, बट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है ना। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है। तो फिर मुझे ये देखना है कि मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर जाए तो मेरा कितना लोन बनता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा उस लोन का, वो देखना है मुझे। राइट। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट कर लो। इसका डीसीएफ यानी डिस्काउंटेड क्या, ये निकाल लो डिस्काउंटेड रेट। 1 + 1.1 डिवाइडेड बाई 1.909 पहला आएगा। सेकेंड 0.826, 0.751, 0.683। फिर उसके बाद आएगा 0.621। बरोबर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लो, इसका कितना आएगा? 60,000 इंटू 0.901, 54540। राइट। 60,000 इंटू 826, ये आ जाएगा 49560। राइट। 60,000 इंटू 45060। राइट। 60,000 इंटू 0.683, 40980, 621, 658260। इसको कंप्यूट कर लो, कितना आएगा टोटल? 45060, 49560, 54540। तो ये आ जाएगा मेरा पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन। आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन कितना है? 84,84,00 का लोन है। तो अगर देखो मैं तो बैंक में कितना आ रहा है बताओ? बैंक में टोटल प्रिंसिपल आ रहा है मुझे 10 lakhs। राइट। बट मेरा लोन का प्रेजेंट वैल्यू यानी पीवी कितना है? 84,840। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट। समझा यहां तक? बोलो यस और नो। यस सर। पक्का? 84,84,00। हाँ। ये आएगा 51
1600। ठीक है, यहां तक समझ गया? यहां तक सिंपल था। क्या क्या सिंपल मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट होगा। इंटरेस्ट रेट कोई भी हो, पेमेंट मेरा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होगा, बट मेरा डिस्काउंटिंग जो है ना वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पेमेंट जो है ना मेरा इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से होगा, क्या गवर्नमेंट से जो लिया ना वो, बट बेस्ड ऑन मार्केट मेरा क्या है, आज के दिन का लोन कितना है वो देखना पड़ेगा, उसके लिए हमने डिस्काउंट किया बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना समझ लिया सर, वेरी गुड। अब आगे देखेंगे हम गवर्नमेंट का लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का लोन अकाउंट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कैसा डिफर करना है। ठीक है, गवर्नमेंट लोन में कितना है मुझे बोलो, बैंक में कितना है मुझे? प्रिंसिपल जो है ना 10 लाख है, उसमें से मेरा दो बाइफरकेशन है। लोन इज 84 8400 और डेफर्ड ग्रांट है 1510 1600। तो बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लोन कितना है? 84 8400, राइट। यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करूंगा बेस्ड ऑन मार्केट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करूंगा बेस्ड ऑन मार्केट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर लो, कितना आता है? बाय इंटरेस्ट 84 84 इंटू 10%। 10% है ना मेरा मार्केट रेट, तो ड्यू करके बताओ कितना आएगा? 84 84 0, राइट। बट पेमेंट कितना करूंगा टू बैंक अकाउंट? मेरा 10 lakhs के ऊपर 6% के रेट से मैं पे करूंगा। क्यों? उतना ही है कैश फ्लो, 6% का रेट से ही पेमेंट करूंगा ना, तो 60,000। 60,000 मैं पे करूंगा। अब जाएंगे हम डेफर्ड ग्राउंड गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंट में, यानी डेफरमेंट कैसा करना है मुझे वो देखना है। अब जाएंगे हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा? बाय गवर्नमेंट ग्रांट कितना बैलेंस बताओ? 151600, राइट। यही है ना बैलेंस? 151600। इसको डेफर कैसे करें वो सीखना है हमें। इसको डेफर कैसे करें वो सीखना है हमें। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट कितना ड्यू किया? 84 840, बट पेमेंट कितना कर रहा हूँ? 60,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो मेरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में क्या करेंगे हम? डेफर करेंगे। कितना होगा बताओ? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना होगा? 84 840 माइनस 60,000। 84 840 माइनस 60,000, तो ये आ जाएगा 24 840। ये समझा? सिंपली दिस इज नथिंग बट सेविंग्स इन माई इंटरेस्ट, राइट। सिंपली ये सेविंग्स इन इंटरेस्ट है। कैसा सर, नहीं समझा? अगर मैं 10% के रेट से पे करता हूँ तो मुझे 84 840 पे करना पड़ता, बरोबर। बट कितने से पे कर रहा हूँ? 6% के रेट से पे कर रहा हूँ, कितना? 60,000, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो मेरा सेविंग्स इन इंटरेस्ट होगा ना, बरोबर। ये मेरा सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट है, वो जाएगा डेफरमेंट में, पीएनएल में। समझा ये चीज? बोलो यस और नो। यस। पक्का? हाँ सर। हम्म, चलो सेकेंड ईयर का देखे। ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पे बैलेंस भी निकालना पड़ेगा ना। 84 8400, 84 840 माइनस 60,000। तो यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा मेरा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन आएगा ना, 87 3240। यहाँ पे बाय बैलेंस 87 3240, राइट। फिर से इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू किसके बेसिस में करेंगे हम? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 87 3240 इंटू 10%, तो 87 3240, नहीं नहीं 324 आएगा सिर्फ। और पेमेंट कितना करेंगे हम? टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हम 10 lakhs के ऊपर 6% मेरा इंटरेस्ट है, राइट। 60,000 का मैं क्या करूंगा? पेमेंट कर दूंगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरा? इन दोनों का डिफरेंस मेरा ये होगा टू बैलेंस, इसका पहला ये करने दो,
कितना बैलेंस बचेगा? 5160 माइनस 248,400। इसका बैलेंस बचता है 2126760। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ईयर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 126760। यहाँ पे टू पीएनएल अकाउंट क्या करूंगा मैं? इंटरेस्ट ड्यू कितना क्या? 87,324, राइट? 87,324। बट पेमेंट एक्चुअल में कितना किया? 60,000 का इंटरेस्ट ही पे किया ना, 60,000 का पे किया सिर्फ। तो 60,000 का पे किया, तो फिर 87,324 माइनस 60,000, तो ये मेरा डेफरमेंट में जाएगा। यानी सिंपली इतना समझ लो, मेरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में यानी ओवर दी 5 years कितना डेफर करूंगा, इट डिपेंड्स ऑन दी सेविंग्स ऑफ द इंटरेस्ट, राइट? इट डिपेंड्स ऑन दी सेविंग्स ऑफ द इंटरेस्ट। ये मेरा जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे करना चाहिए था, बट पे कितना कर रहा हूँ? 60,000। ये जो सेविंग्स है ना, वो सेविंग्स जाएगा मेरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। इज दैट क्लियर? यस और नो बोलो। समझा ये चीज भूमि? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ अब आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ। ये सर समझ। हम्म। एक बार थियरी समझा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर से हम एक और हाँ। एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो, फॉरगिवेबल लोन्स, ओके। लोन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एट लेस देन मार्केट रेट। ठीक है, लेस देन मार्केट रेट से मुझे कोई लोन मिला, तो फिर उसको बोलते हैं हम फॉरगिवेबल लोन्स। अब फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट when there is a reasonable assurance that the entity will meet the terms for the forgiveness of the loan। नॉर्मल हमारा गवर्नमेंट ग्रांट कब मिलेगा? जब हमारे पास रीजनेबल अश्योरेंस है, तब रिकग्नाइज करेंगे, बरोबर? अभी यहाँ पे फॉरगिवेबल लोन भी कब रिकग्नाइज करेंगे? जब रीजनेबल अश्योरेंस होगा दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस, तब जाके हम रिकग्नाइज करेंगे। Loan should be recognized and measured in accordance with India's 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करना है हमें, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ये देखते हैं हम कि हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से हम पेमेंट करेंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम डिस्काउंट करेंगे, अभी जो किया था ना वैसे ही। एज पर 109 हम कंप्यूट करते हैं नॉर्मली 109 के हिसाब से। एट इनिशियल डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द लोन, दैट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। यानी क्या? हमने जैसे यहाँ पे किया था ना, हमने क्या किया? प्रिंसिपल अमाउंट, बरोबर? प्रिंसिपल अमाउंट माइनस पीवी, पीवी या फेयर वैल्यू ऑफ द लोन विल बी माई डिफरेंस, जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स देखो। कंप्यूट द एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कैश फ्लो देखूंगा based on actual interest rate, discount the cash outflow at the market rate of interest, market rate of interest will be available from the market rate, मतलब market rate लेके हम क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे। then difference will be the grant amount in the forgivable loan, amount paid to the government minus fair value of the loan। यानी क्या? जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल माइनस my fair value of loan will be my grant amount। amortization in PNL will be interest rate at market rate minus actual rate of interest। वही क्या यहाँ पे? इंटरेस्ट रेट एट द मार्केट रेट माइनस एक्चुअल पेमेंट, बरोबर ना? देखो, इंटरेस्ट रेट एट मार्केट रेट माइनस एक्चुअल पेमेंट यानी एक्चुअल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या था? मेरा गवर्नमेंट ग्रांट था। उसको क्या किया मैंने? डिफर करा। उसका जनरेटर देख लो, उसका जनरेटर एक बार देख लो। ठीक है, चलो एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो, हमने देखा था फॉरगिवेबल लोन में हमारा क्या है, सिंपली जो भी सेविंग्स का इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा, बरोबर? एक एग्जांपल लेते हैं एक और उसमें पहले तुमको देता हूँ टाइम, तुम लोग सॉल्व कर लो। तुम लोग ने, भूमि, सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद मुझे बताओ। देखो, प्रिंसिपल 5 lakhs है, ठीक है? अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो मैं, या इसको प्यार से EIR भी बोल सकते हैं हम, ये है 12%। ठीक, देन उसके बाद अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट ऑफ देखो, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो ये है 5% का, ठीक है? और
टेन्योर जो है वो है 5 इयर्स का। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम गवर्नमेंट ग्रांट कैसे कंप्यूट करते हैं। हम बेस्ड ऑन EIR कंप्यूट करते हैं हमारा गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। ईयर ऑन ईयर पेमेंट 5 lakhs का 5% इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट होगा। एक्चुअल पेमेंट किसके ऊपर होगा? थंब रूल क्या है अपना? थंब रूल इज दैट, मेरा थंब रूल है ये कि पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट यानी मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%, ठीक है। गवर्नमेंट से ही लोन लूंगा तो गवर्नमेंट से ही लोन लूंगा तो 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट कंप्यूट कैसे करेंगे? यार बोलो PV। गवर्नमेंट ग्रांट तो डिफरेंस होगा, बट प्रेजेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू विल बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन EIR, दैट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है एज पर इंड एस 109। इंड एस 109 में क्यों है क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, उसका दिक्कत टेंशन मत लेना। बस यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दिया। अब यहाँ पे कंप्यूट करके बताओ मुझे गवर्नमेंट ग्रांट कितना होगा। 5 मिनट का टाइम मिलता है। पीपल वॉचिंग ऑन मी यूट्यूब, प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। और जो भी अपडेट्स है मेरा टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। होप सो दीज लेक्चर्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। वन टू सिक्स 167। राइट, मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा 126,167 बरोबर। 0.17। वेरी गुड। देखो यहाँ पे कैसे कंप्यूट करेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू बोल देंगे हम। ईयर कितने साल? 2, 3, 4 और 5 साल। पेमेंट कितना होगा बताओ? इंटरेस्ट पेमेंट ईयर ऑन ईयर मेरा 25,000 का होगा ना। 25,000, 25,000, 25,000। और उसके बाद लास्ट ईयर में मेरा प्रिंसिपल के साथ होगा 5,25,000 बरोबर।
फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा पीवीएफ, पीवीएफ फैक्टर एट द रेट 12%। यहाँ पे ईआईआर के बेस में हम डिस्काउंट करेंगे 1.12893, बरोबर 797.711, 0.635, यहाँ पे आ जाएगा 567। ठीक है, इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या रहेगा? 25,000 इंटू 893, 22325, 25,000 इंटू 797, 19925, राइट, 25,000 इंटू 0.17711। ये जो कर रहा हूँ ना, ये लॉन्ग कट है एक्चुअली, इसका शॉर्टकट भी है। पढ़ा रहा हो तो शॉर्टकट नहीं कर सकता हूँ ना। टोटल बताओ इसका कितना आएगा? कितना आएगा? 373832। हम्म, 832 आएगा क्या? फिर से देख लो, मेरा गलत आ एक रहा था। मिनट, वो राउंडिंग ऑफ का होगा शायद। हाँ, 75 ये आ रहा है मेरा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बताओ, बैंक अकाउंट में मेरा प्रिंसिपल कितना आएगा? 5। पीवी कितना है? टू लोन अकाउंट बोल दो, तो 373,575 टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट माइनस 5 लाख, तो ये आ जाएगा 126,425। दिस इज ड्यू टू अपना राउंडिंग ऑफ का फिगर। जो तुम्हारा आंसर आया वो भी सही है। चलो, अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, दिस गवर्नमेंट ग्रांट, हमने तो सिंपली यहाँ पे लोन कंसिडर किया था, राइट? सिंपली हमने यहाँ पे लोन कंसिडर किया था। उसके लिए पहले वाले जो एग्जांपल है, हमने देख लिया कि सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट विल बी माय डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, यानी क्या डेफरमेंट कितना होगा, जो भी सेविंग्स है वो रहेगा। तो अभी यहाँ पे वही अज्यूम करेंगे, यहाँ पे सिंपली लोन है, तो लोन मेरा डेफरमेंट कैसा होगा? बेस्ड ऑन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द लोन, यहाँ पे जो है ना 5 सालों में डेफर करना पड़ेगा। तो 5 साल डेफर कैसे करेंगे? यहाँ पे रीजन पर्पस क्या है मेरा? सिर्फ लोन है। पर्पस जो है, समझो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल पर्पस, वर्किंग कैपिटल तो पता ही होगा, मेरा बिजनेस चलाने ले रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे ड्यूरिंग द लोन और ड्यूरिंग द टेन्योर मैं क्या करूंगा? इस लोन को डेफर कर दूंगा। ड्यूरिंग द लोन डेफर कैसे करूंगा? बताओ, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन टेबल क्या निकाल लेते हैं और उसमें डेफरमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कितना बचा है। कूल। ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? लोन में कितना ओपनिंग बैलेंस है बताओ? 373575, राइट? तो 373575, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मेरा ईआईआर के बेसिस में होगा, राइट? इंटरेस्ट रेट मेरा ईआईआर के ड्यू ईआईआर के बेसिस में करूंगा। पेमेंट जो करूंगा वो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करूंगा, तो ड्यू 12% के हिसाब से कितना आएगा बताओ इसका? 373575 इंटू 12%, तो यह आ जाएगा 44829, बरोबर। एंड पेमेंट मैं कितना करूंगा? पेमेंट 25,000। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा बताओ? ए, बी, सी और डी। डी विल बी माई ए प्लस बी माइनस सी। 373575 प्लस 44829 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा
3404। ठीक है, ये मेरा लोन का क्लोजिंग बैलेंस है। ये एक मेरा लोन का क्लोजिंग बैलेंस है। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कितना डेफर होगा, यानी क्या, पीएनएल में कितना जाएगा। ठीक है, पीएनएल में कितना जाएगा, देखो यहाँ पे, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 44829। पेमेंट कितना कर रहा हूँ एक्चुअल में, 25,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज सेविंग्स, ये दोनों का डिफरेंस सेविंग्स ही होगा ना मेरा। बी माइनस सी, बी माइनस सी, 44829 माइनस 25,000, ये आएगा 19,829। दिस विल बी माई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, यानी क्या, ईयर ऑन ईयर डेफरमेंट पीएनएल में करूंगा अमोर्टाइज। समझा ये चीज कैसा किया, क्या किया सर, यहाँ पे सिंपली मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन इज 373575, राइट। वो मेरा ओपनिंग बैलेंस बना, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बरोबर। और उसकी बेसिस में मेरा एक्चुअल पेमेंट करूंगा, एक्चुअल पेमेंट यानी क्या, 5 लाख के ऊपर जो भी कितना कितना परसेंट था, 5 लाख के ऊपर 5%, बरोबर। ये मेरा एक्चुअल पेमेंट है, कैश आउटफ्लो है। इंटरेस्ट ड्यू किसके बेसिस में करूंगा, ईआईआर के बेसिस में करूंगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको पीएनएल में डेफर करूंगा एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, और ये तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है लोन का। सिमिलर वे में मैं देखूँ तो 393404 आएगा, बरोबर। क्लोजिंग मेरा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग विल बी माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो, कितना आएगा, 393404 इंटू 12%, 47208, बरोबर। पेमेंट 25,000 का करूंगा, बरोबर। तो फिर बताओ कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस, 393404 प्लस 47208 माइनस 25,000, 45612। ठीक है, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट यानी, सॉरी, पीएनएल में अमोर्टाइज कितना करूंगा, सेविंग्स ऑफ द इंटरेस्ट विल बी अमोर्टाइज इन द पीएनएल, 22208। सिंपल। सेम यहाँ पे 415612, समझ रहा है क्या कर रहा हूँ, 12% इंटरेस्ट रेट और 25,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा 440485 और 49873 माइनस 25,000, 24873। ठीक है, 52858, इसमें से 25,000 पेमेंट चला जाएगा, माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा 468339। और इन दोनों का सेविंग जो होगा 52858 माइनस 25,000, 27858। ठीक है, 468339, इसके ऊपर क्या करो, इंटरेस्ट चार्ज करो इंटू 12%, ये आ जाएगा 56200, 56200, ओके, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 5,25,000। और मेरा लास्ट में पेमेंट हो जाएगा 5,25,000, राइट। और मेरा यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 56,200 माइनस 25,000 का पेमेंट, तो यहाँ पे 31,200। तो देखो, तो 32 यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट का जितना भी हमने पेमेंट किया, वो टोटल इज इक्वल टू माई, ये बनना चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट 72858 प्लस 31200। इतना ही था क्या, डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन, 125,968, 457 का अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आ रहा था। इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 829। समझा भूमि, क्या किया, ये तो हायर हाँ लेवल, सर। इसका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ऐसा वाला क्वेश्चन,
मॉड्यूल में, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ आ गया अगर क्वेश्चन में एग्जाम में तो करने के लिए ये वन फर्स्ट थिंग। इफ सिर्फ लोन जो है ना, सिर्फ लोन लिया है एट द कंसेशनल रेट, तो ऐसा मेरा डेफरमेंट होगा ओवर दी 5 years। ठीक है। अगर समझो सर, इफ लोन इज, इफ इन केस समझो, इफ लोन इज टेकन फॉर किसके लिए, परचेज ऑफ डेप्रिशिएशन, सॉरी डेप्रिशिएबल असेट। यानी क्या, अब मैं लोन ले रहा हूँ किसके लिए, परचेस करने, डेप्रिशिएबल असेट परचेस करने। अब जब डेप्रिशिएबल असेट परचेस करने ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ग्रांट होगा, यानी क्या, ईआईआर रेट के बेसिस में हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट कर लेंगे, डिस्काउंट और एक्चुअल प्रिंसिपल माइनस डिस्काउंटेड जो पीवी है, डिफरेंस मेरा गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये वाला, दिस विल बी deferred बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ लोन। ठीक है। अब समझो ये लोन मैंने डेप्रिशिएबल असेट परचेस करने लिया, तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये वाला, this government grant will be depreciate sorry deferred, that is amortized over the useful life of the asset। यानी क्या, अगर depreciable asset लिया है तो depreciable asset के केस में हमने क्या देखा था कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन मेथड हम क्या करते हैं, डेफर करते हैं। राइट, एसएलएम है तो एसएलएम के बेसिस में करेंगे, डब्ल्यूडीवी है तो डब्ल्यूडीवी के बेसिस में करेंगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट है, दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ लोन। किसके बेसिस में, पर्पस ऑफ लोन। अगर डिप्रिशिएबल पर्पस के लिए लिया है, अगर डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएबल असेट परचेस करने लिया है या कोई और लिया है, समझो फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंसेस करने लिया, क्या लिया है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस रेशियो पता है क्या मुझे, यस, अगर एक्सपेंस रेशियो पता है तो ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है ना, ये बेस्ड ऑन एक्सपेंस रेशियो में क्या करूंगा, डेफर कर दूंगा, दैट इज अमोर्टाइज करूंगा। बरोबर। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये दिस इज बहुत रेयर केस, रेयर केस इन द सेंस ये जो सेविंग्स वाला पार्ट है ना ये कंप्यूट करने का, ये बहुत रेयर केस है, अगर एग्जाम में आया तो इंपॉर्टेंट वाला है, उसके लिए ये लिया। अगर कोई भी पर्पस यहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर उस केस में ये जो सेविंग्स इन इंटरेस्ट है, दिस विल बी डेफरमेंट, दैट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ द ग्रांट। अदरवाइज ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसको हम अमोर्टाइज करेंगे बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ लोन। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ लोन। देखो अगर यहाँ पे आओ तो मैं यहाँ पे नोट लिखा है, फॉरगिवेबल लोन्स फॉर द एक्सपेंसेस शुड बी अमोर्टाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम रेशियो, or forgivable loan for the specific purpose, that is for the purchase of depreciable asset, then the grant should be amortized in the basis of depreciation ratio। ठीक है, समझा ये चीज, समझ गया। फॉरगिवेबल लोन सिंपल है, कुछ ये नहीं है, बस जब भी हमें अमाउंट गवर्नमेंट से मिलेगा तो फिर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लोन का, और जो भी डिफरेंस रहेगा प्रेजेंट वैल्यू माइनस माई प्रिंसिपल विल बी माई गवर्नमेंट ग्रांट। अब वो जो गवर्नमेंट ग्रांट है, जो भी अमाउंट है, उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन यूजफुल पर्पस, मतलब कौन से पर्पस के लिए लिया। अगर डेप्रिशिएबल पर्पस है, डेप्रिशिएशन के इसमें रेशियो में बांट देंगे। अगर एक्सपेंसेस का है तो एक्सपेंस रेशियो या टाइम रेशियो में बांट देंगे। अगर कोई भी पर्पस नहीं है तो फिर सेविंग्स इन इंटरेस्ट विल बी माई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते आ जाओ। अभी ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे आई गेस, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट लेट मी नो व्हाट विल बी द गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब कितना रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट।
आंसर दिख रहा ना? एक मिनट। 1261। एक मिनट। क्या गवर्नमेंट ग्रांट ना, गवर्नमेंट ग्रांट कितना है? 1261। 800। 800, 1261 800, ओके। आसपास यही है, आसपास यही है। चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेशन एरर हुआ होगा। हम्म, चलो क्या है क्वेश्चन में? ए लिमिटेड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अ लोन ऑफ 50 lakhs। कितना? 50 lakhs है। 5% पेबल आफ्टर 5 years इन अ बुलेट पेमेंट, ठीक है। द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। ठीक है, प्रिवेलिंग मार्केट रेट इज 12%, यानी क्या? मेरा यहाँ पे ई आई आर इज 12%, या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यानी क्या? सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट मेरा जो प्रिंसिपल है इसको बुलेट पेमेंट करेंगे। बुलेट पेमेंट यानी 5th ईयर के ईयर एंड में 50 lakhs एक ही साथ में पे करूंगा। और जो 5% के रेट से इंटरेस्ट होगा ना, वो एंड ऑफ द ईयर एवरी ईयर पे करूंगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास द जर्नल एंट्री। ऑल्सो एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकग्नाइज्ड। यहाँ पे तीन चीज पूछे, एक मुझे गवर्नमेंट ग्रांट का ये करना है, सेकंड जर्नल एंट्री पास करना है, थर्ड मुझे गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकग्नाइज करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लोन बेस्ड ऑन ई आई आर। ठीक है, हम ई आई आर के बेसिस में फेयर वैल्यू कंप्यूट करेंगे। फेयर वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे बताओ? पी वी ए एफ कितना? 50 lakhs के ऊपर पहले इंटरेस्ट रेट निकाल, इंटरेस्ट अमाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा? ₹50 lakhs के ऊपर 5% के हिसाब से बताओ इंटरेस्ट का पेमेंट कितना होगा? 3 lakhs इंटू 5%, जो होगा 2 लाख 50। ओके। बरोबर। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू कंप्यूट करना है मुझे, या पीवी बोलो, प्रेजेंट वैल्यू। PVAF 2,50,000 कितने साल के लिए? 5% के हिसाब से 5 years के लिए। ऐसा ही लिखते हैं ना। प्लस प्रिंसिपल जो है मुझे पे करना है, प्रिंसिपल 50 lakhs पे करना है ना। 5%, 5 years के लिए। 5% है क्या? नहीं, 12% है ना यार। ई आई आर के बेसिस में कंप्यूट करते हैं हम।
तो EIR के बेसिस में कंप्यूट करेंगे। एक मिनट, लिखने का तरीका देखने दो मुझे, कि ऐसे ही लिखते ना, या फिर हम टेबुलर फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं। लिखने का तरीका ऐसा नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूला अलग है कुछ। तो PVF कितना है, 2,50,000। PVF 5%, सॉरी 12% है ना, 12% कितने साल के लिए, 5 years के लिए, ऐसा लिखते हैं। प्लस 50 lakhs, 12%, 5 years के लिए। कंप्यूट कर सकते हो, बताओ, कंप्यूट करके बताओ। 1.12, 1 2 3 4 5। तो 2,50,000 इंटू 3.60, 3.6। बराबर। फिफ्ट वन हाँ। पॉइंट वन टू 1 2 3 4 5। 0.56। यस, वेरी गुड। 3.60 कितना, 9 lakhs। और ये 50 lakhs इंटू 0.567, तो ये आ जाएगा 2,835,000। तो टोटल कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा फेयर वैल्यू ऑफ लोन। अब ये मत बोलो PVF का भूल गए सर करके, फाउंडेशन में पढ़ा था मैं PVF का। ठीक है, तो मेरा PV कितना आ गया लोन का, 37,35,000, राइट। तो जर्नल एंट्री बताओ, या फिर ग्रांट कंप्यूट करेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट कितना होगा बताओ, 50 lakhs इंटू 30, सॉरी माइनस, कितना आ गया, 1,265,000। यहाँ तक समझा, गवर्नमेंट ग्रांट कैसे कंप्यूट करना है समझ गया, यस सर। राइट। ये गवर्नमेंट ग्रांट पता चल गया। इसका जनरेटिव सॉल्व करना है मुझे। तो बताओ, बैंक अकाउंट में कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट, 50 लाख आ गया ना बैंक अकाउंट में। मेरा लोन कितना रिकग्नाइज करूंगा, 37,35,000 टू गवर्नमेंट ग्रांट 12,65,000 being loan recognized। ठीक है, सिंपल यहां तक। अब आगे मुझे क्या पूछा है, आगे मुझे पूछा है कि गवर्नमेंट ग्रांट हम कैसा क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 1,265,000 will be amortized based on the एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस ही है ना यहाँ पे, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है ना। इफ एनी, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट को बेस्ड ऑन एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो अगर एक्सपेंस होगा, या फिर हमारा डिप्रिशिएबल, यहाँ पे क्योंकि कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ बताया क्या, कुछ नहीं बताया, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। तो देख लेते हैं हम किसके बेसिस में किया है इन लोगों ने। यहाँ पे देखो हमारा सही आया आंसर, इतना ही आया ना हमारा भी, 1,216,65,000, क्योंकि ये राउंड ऑफ के वजह से
डिफरेंस आ रहा है, हम्म। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है। ठीक है। यस सर। 1 to 1 600 to be recognized in the profit and loss account on the systematic basis over the period in which A limited recognized as expenses the related cost for which the grant is intended to compensate। यानी क्या, जो भी ग्रांट उन लोग यूज कर रहे हैं, ग्रांट जो भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिस्टमैटिक बेसिस में कंप्यूट करेंगे। अब ये टेबल क्या है, दिस इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन टेबल। दिस टेबल इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन टेबल, वो भी कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन टेबल यानी क्या, अमोर्टाइजेशन टेबल, your opening balance, इंटरेस्ट @EIR, फिर यहाँ पे पेमेंट आएगा एंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये बनाने की जरूरत नहीं है बट मॉड्यूल ने बनाया है तो फिर हम भी बना लेंगे। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा मेरा लोन का, लोन इज 37, मेरा फेयर वैल्यू स्टार्ट होता है, मेरा ओपनिंग बैलेंस विल बी 37 3500, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 3500। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो @12%। 37 3500 इंटू 12%, 448200। और पेमेंट कितना करेंगे हम, पेमेंट करेंगे 2,50,000 का, बरोबर। पेमेंट करेंगे 2,50,000 का। तो फिर बताओ कितना आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, 373500 प्लस 448200 माइनस 2,50,000, 3933,200, 3933,200 इंटू 12%, तो ये आ जाएगा 744, और 2,50,000 का पेमेंट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4,155,184। 4,155,184 के ऊपर फिर से 12% के इंटरेस्ट रेट, तो ये आ जाएगा 4,986,22। इसको ऐड कर देंगे, 4,653,806, सॉरी, यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा ना 2,50,000 का, पेमेंट हो जाएगा, लेस करेंगे 2,50,000, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4,40,3806। तो 4,40,3806, इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट 5,28,456, इसमें से पेमेंट ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे 6, 4,68,2262, 4,68,2262, इसके ऊपर 12% ऐड कर लो, और यहाँ पे पेमेंट जो करूंगा 52 lakhs 25,000 करूंगा ना, 2,50,000, 52 lakhs 50,000 पेमेंट करूंगा, राइट, लास्ट में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो। ये सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइजेशन टेबल है, यानी क्या, मेरा लोन को कैसे रीपे करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करके रीपेमेंट कैसे करूंगा, वो अमोर्टाइजेशन टेबल है। बस मेरा मेन चीज तो यहाँ पर है, मेन थिंग इज दिस वन। वो हमने क्यों किया, क्योंकि मॉड्यूल ने भी कंप्यूट किया, उसके लिए हमने कंप्यूट कर लिया। मॉड्यूल ने यहाँ पे कंप्यूट किया ना, उसके लिए हमने भी कंप्यूट किया। सिंपल है। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें। नो सर। पक्का। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर लो, सिंपल है। और बताओ मुझे कि कितना मेरा डिफर्ड ग्रांट अकाउंट होगा।
ये सॉल्व करना है कैसा क्वेश्चन? सॉल्व मैंने हाँ, सुना नहीं। सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, उसके लिए तो अच्छा रुका ठीक हूँ। है। हाँ। अच्छा मैं वही बोली, मुझे लगा। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, सॉल्व कर लो और मुझे बता दो कि कितना गवर्नमेंट ग्रांट है। हाँ, 1 मिनट। हाँ। हम्म। 25 lakhs। 1 मिनट रुक जाना, 25 लैक्स। बस 25 lakhs। 25 लैक्स से आ रहा है क्या प्रॉपर? मेरे यहाँ पे आंसर आ हाँ। रहा है 25,233,43 आ रहा है मेरा आंसर। मैंने सिर्फ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स लिया था, वो शायद ओके। इसके लिए। हाँ, मैंने पूरा लिया तो उसके लिए डिफरेंस आ रहा है। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन रीड कर लेते पहले। ए लिमिटेड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अ लोन ऑफ रुपीज 1 करोड़, 5% की इंटरेस्ट रेट से पेबल एट द रेट ऑफ 5% इन द बुलेट पेमेंट। यानी क्या, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये बुलेट पेमेंट होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। देन आगे द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। यानी ये मेरा क्या हुआ, EIR हुआ। इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी क्या, इंटरेस्ट एवरी ईयर इन पे होगा ही। Calculate the amount of government grant and pass the journal entry. Also examine how the government grant be realized. Also state how the grant will be recognized in the statement of profit and loss account, assuming the loan is to be financed for the depreciable asset. यहाँ पे important वाला thing क्या है, ये depreciable asset के लिए ही ले रहा है लोन। यानी क्या, मेरा जो गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट will be depreciated, will be depreciate, sorry, government grant will be amortized based on depreciation method। ठीक है। कंप्यूट करना, वो तो आता ही है। कैसा कंप्यूट करना है मुझे, 1 करोड़ के ऊपर 5% मुझे पे करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर लूँ मैं। 1 करोड़ के ऊपर 5%, तो ये आ जाएगा मेरा 5 लैक्स। PVAF कितना, 12% 5 साल के लिए। और 1 करोड़ PVAF 12% 5 साल के लिए।
तो ये कंप्यूट करेंगे तो कितना आएगा देख लो, 1.12। अच्छा ये कंप्यूट करोगे तो 74,766,5,6 इतना अमाउंट आएगा। ठीक है, दिस इज बाई फेयर वैल्यू। यहाँ पे कंप्यूटेशन पूरा नहीं बता रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो हमने इलेस्ट्रेशन किया वही सेम क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट ग्रांट कितना रहेगा मेरा, 1 करोड़ माइनस 74,766,5,6। तो इसको लेस कर दोगे तो ये मेरा आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट 2523,343। ये मेरा गवर्नमेंट ग्रांट आएगा। अगर नीचे देखोगे तो जर्नल एंट्री उसी के रिलेटेड है। बैंक अकाउंट में कितना, 1 करोड़ आया। ठीक है, मेरा लोन अकाउंट में 74,766,5,6 और 25,233,44 मेरा क्या है, मेरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है। और ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम है, डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम यानी क्या, दिस इज माय गवर्नमेंट ग्रांट। दिस गवर्नमेंट ग्रांट विल बी अमोर्टाइज्ड बेस्ड ऑन द डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड जो है उसके बेसिस में अमोर्टाइज होगा। देख लो, टू थ्री 253,233,44 is to be recognized in the profit and loss account on systematic basis over the period in which A Limited recognized as an expense the related cost for which the grant is intended to compensate. If the loan is to finance depreciable asset, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है will be recognized in the profit and loss account same as depreciation। ठीक है, क्लियर है? क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बोलो। क्लियर है सब। पक्का? चलो एमटीपी में आया था हाँ। ये, सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद आगे अगर ये जो है ना 109 कर लोगे ना, ये तो ऐसा लगेगा सर बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहे हो। नॉर्मली दिस इज इंडेस 109 प्लस 20 इंडेस 20, ये मिक्स्ड क्वेश्चन है। इंडेस 109 में हम नॉर्मली कंप्यूट करते हैं, हम इक्विटी सॉरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी इक्विटी कंपोनेंट और फाइनेंशियल कंपोनेंट निकालते हैं। सिमिलर वे में निकालते हैं हम, सिमिलर वे में ईआईआर के बेसिस में निकालते हैं। तो फिर अगर वो कर लोगे तो ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है अभी। इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व किया, उसी के बेसिस में है। आ जाओ रीड करते हैं। कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट्स गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 4, स्टेट हाउ द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी क्या, इलस्ट्रेशन 4 के बेसिस में जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आया है, गवर्नमेंट ग्रांट कितना आया था इलस्ट्रेशन 4 में, 12,61,672, बरोबर। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, ये गवर्नमेंट ग्रांट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे उसका सिचुएशन दिया है, क्या क्या सिचुएशन है। द लोन इज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर टू रेस्क्यू द एंटरप्राइज। यानी क्या, इमीडिएट रिलीफ है ये, क्या है, इमीडिएट रिलीफ है। अगर इमीडिएट रिलीफ है तो फिर यहाँ पे इसको पीएनएल में रिकग्नाइज कर लेंगे, सिंपल, इमीडिएटली। यानी क्या, लोन किस लिए मिल रहा है मुझे, लोन इसलिए मिल रहा है कि जो है ना इमीडिएट रिलीफ करने, रेस्क्यू दी एंटरप्राइज। यानी क्या, रिलीफ, रिलीफ मेजर अभी समझो रिबूस्ट करने, समझ लो ऐसा। ठीक है, रिबूस्ट करने हैं तो फिर करंट ईयर में मिल रहा है लोन, तो फिर करंट ईयर में पीएनएल में जो भी ग्रांट है उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, द लोन इज अ सब्सिडी फॉर द स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इक्वली फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। यानी क्या, अब लोन जो है, लोन किसके लिए, सब्सिडी के लिए, ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग करने के लिए। तो फिर यहाँ पे 4 साल के लिए इंकर कर रहे हैं हम, राइट, 4 साल के लिए इनकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है बेस्ड ऑन 4 years, 4 years उसको अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइज कितना, 4 years। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, द लोन इज टू फाइनेंस द डेप्रिशिएबल एसेट। तो लोन अगर फाइनेंस करने डेप्रिशिएबल एसेट है तो फिर डेप्रिशिएबल एसेट के जो डेप्रिसिएशन के मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज कर देंगे। सिंपल, देख लो यहाँ पे आंसर क्या है। 1 to 1 जो भी अमाउंट है is to be recognized in the profit and loss account on a systematic basis over the period in which A Limited recognized as an expense the related cost for which the grant is intended। यानी क्या, एक्सपेंस या रिलेटेड कॉस्ट जो भी हम रिकग्नाइज कर रहे हैं ना, उसके बेसिस में हम ग्रांट को डेफर करेंगे। अज्यूमिंग ए द लोन इज इमीडिएट रिलीफ मेजर टू रेस्क्यू द एंटरप्राइज, यानी इमीडिएट रिलीफ के लिए लोन दे रहे हैं तो करंट ईयर में ही पूरा का पूरा हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज कर लेंगे। सेकेंड, assuming loan B is subsidy for the staff training expenses, staff training expenses 4 साल के लिए हो रहा तो फिर 4 साल के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अमोर्टाइज कर लेंगे। थर्ड केस क्या है, द लोन इज टू फाइनेंस अ डेप्रिशिएबल एसेट ऑफ 1261 जो भी अमाउंट है विल बी रिकग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस्ड ऑन डेप्रिशिएशन। यानी डेप्रिशिएशन के बेसिस में हम क्या करेंगे, पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? मैंने वही मेन पॉइंट बोला था कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट है वो पर्पस के बेसिस में होगा। यहाँ पे पर्पस क्या है, यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ है। अगर इमीडिएट रिलीफ है
फिर इमीडिएटली पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। यहाँ पे स्टाफ ट्रेनिंग है, तो स्टाफ ट्रेनिंग का कॉस्ट कितनी सालों के लिए, उतने सालों के लिए अमोर्टाइज करेंगे। थर्ड डेप्रिशिएबल एसेट है, तो डेप्रिशिएबल के बेसिस में अगर कोई भी पर्पस मेंशन नहीं होता तो फिर हमने जो कंप्यूटेशन किया था दैट इज सेविंग्स इन द इंटरेस्ट, वो वैसा हम लोग अमोर्टाइज कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये देख लो एक बार। डन सर। डन। चलो देखो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है A Limited wants to establish manufacturing unit in backward area and requires 5 acres of land. The government grant provides the land on the leasehold basis at the nominal value of 10,000 per acre। यानी क्या, 5 एकड़ चाहिए मुझे और 10,000 पर एकड़ है, तो 50,000 मुझे पे करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज रुपीज 1 लाख पर एकड़ कितना है फेयर वैल्यू, 1 लाख है, तो 5 एकर्स के लिए कितना होगा, 5 lakhs, राइट। कैलकुलेट द गवर्नमेंट ग्रांट टू बी रिकग्नाइज्ड बाय एंटिटी। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज करना है मुझे, एंटिटी को पे करना है। अब सिंपली यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट ग्रांट कैसा है, मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है, बोलो मुझे क्या मिलना है, लैंड मिलने वाला है। तो लैंड इस मॉनेटरी ग्रांट और नॉन मॉनेटरी ग्रांट बोलो। नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी। अब नॉन मॉनेटरी जब भी करते हैं हम, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी जब भी देखते हैं हम, यहाँ पे दो मेथड हमारे आंखों के सामने आएगा, एक फेयर वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू होगा तो फेयर वैल्यू जो है ना, असेट को फेयर वैल्यू में बेसिस रिकग्नाइज करेंगे, एंड मेरा जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको भी फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे। तो बताओ असेट का फेयर वैल्यू कितना है, 5 lakhs, राइट। तो फिर असेट अकाउंट डेबिट 5 लाख का, हम पे कर रहे हैं ना अमाउंट पर एकड़, हम 10,000 पे कर रहे हैं तो 50,000 पे कर रहे हैं, राइट। तो मेरा गवर्नमेंट ग्रांट कितना हो जाएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट वुड बी 4,50,000। ठीक है, अगर इनकेस नॉमिनल वैल्यू में कर रहा हूँ तो नॉमिनल वैल्यू में सिर्फ डायरेक्टली क्या करूंगा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू को नीचे कर लेता हूँ। अगर नॉमिनल वैल्यू में कर रहा हूँ डायरेक्टली एसेट को रिकग्नाइज कर लूंगा, 50,000 टू बैंक अकाउंट, 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेथड भी अलाउड है। देख लो क्या बोल रहा है आंसर, ए लिमिटेड विल रिकग्नाइज 4,50,000 एज अ गवर्नमेंट ग्रांट इन केस अगर हम फेयर वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, हमने वही किया, गवर्नमेंट ग्रांट पे 4,50,000 रिकग्नाइज किया, बरोबर। चलो आगे क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिवली द लैंड कैन बी रिकग्नाइज्ड एट द एक्चुअल कंसेशनल कॉस्ट दैट इज 10,000 पर एकड़, देयरफॉर 50,000 इज कैपिटलाइज्ड। यानी क्या, 50,000 हम लैंड रिकग्नाइज कर लेंगे। क्लियर है? डाउट है कोई, बोलो ये क्वेश्चन में। नो सर। ओके वेरी गुड, डाउट नहीं है तो फिर मजे है। अच्छा ये क्वेश्चन रीड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एलडीआर भी मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज रिलेटेड टू रिफंड ऑफ ग्रांट।
डन सर। डन। समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू से? कंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, हम्म। और तो उसने पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर दिया और डिफर नहीं किया था। हम्म। और बाद में हुआ कि कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो वो रिफंड करना पड़ा। रिफंड करना पड़ा। ओके, वेरी गुड। चलो हम भी एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते तो समझ में आ जाएगा। ए लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज कितना, 10 करोड़। 10 करोड़ ही हो गया ना, हाँ। इन द ईयर 11-12 फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी फॉर सेलिंग गुड्स एट द लोअर प्राइस टू द लोअर इनकम ग्रुप पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर 2 years। यानी क्या इसको सब्सिडी मिल रहा है, किसको? ए लिमिटेड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोअर इनकम ग्रुप है ना, उनको लोअर प्राइस में क्या पे सेल करेगा, गुड्स गुड सेल करेगा। अब ए लिमिटेड जो है ना, हैज अकाउंटेड फॉर द ग्रांट एज इनकम इन द ईयर 11-12। While accounting for the grant in 11-12, A Limited was reasonably assured that all the conditions, जो भी conditions है attached to the grant will be complied with it। ठीक है। However, in the year 15-16, 15-16 में क्या हुआ? It was found that A Limited has not complied with the above condition and therefore noticed of refund of the grant has been served to it। यानी क्या? 15-16 में conditions comply नहीं किया तो फिर इसको refund करना पड़ा। A Limited has contested but लॉस्ट इन द कोर्ट इन 15-16। यानी क्या वो कोर्ट में भी केस डाला कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट वो लॉस्ट हुआ। एंड नाउ द ग्रांट इज फुली रिपेबल। हाउ ए लिमिटेड शुड रिफ्लेक्ट द रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 15-16। अच्छा, अभी 15-16 में उसको अकाउंट फॉर कैसा करना चाहिए? अब देखो, तो मुझे ग्रांट कब मिला है, इसको एक बार ना यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ग्रांट कब मिला है? इन द ईयर 11 एंड 12, राइट। 11 एंड 12 में उसने ग्रांट रिकग्नाइज करके रख लिया। अब यहाँ पे उसके कंडीशंस क्या है? पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर 2 2 years। यानी क्या? 2 साल के लिए उसके बोला था कि 2 साल तक वो क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए लोअर प्राइस में, राइट। लोअर प्राइस में यानी क्या? अगर 2 साल का है और हमने ग्रांट रिकग्नाइज करके रखा, अब ग्रांट कितना था इसका? 10 करोड़। बरोबर, ये वाला 10 करोड़। बरोबर। तो फिर इसका जर्नलिटी क्या क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, यही क्या होगा? 10 करोड़ का। बरोबर। 10 करोड़ का इतना ही होगा ना। ये मेरा हुआ 10 lakhs। हाँ, 10 करोड़। ठीक है। इतना ये रिकग्नाइज कर लिया रहेगा, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप को रिकग्नाइज करना चाहिए था फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। बराबर, 2 साल के लिए करना पड़ा। 2 साल के लिए करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि 2 साल तक हमें लोअर इनकम ग्रुप को कम प्राइस में सेल करना चाहिए। तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट को मैं 2 साल के लिए डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर कर दूंगा, राइट। टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट पे फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन 2 साल के लिए है।
2 साल के लिए मैं क्या करूंगा, 2 साल के लिए अमोर्टाइज कर दूंगा। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर्ड टू डीजीजी, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। थर्ड ईयर में क्या होगा, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ जाएगा। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज्ड, बरोबर। एंड फोर्थ, फोर्थ यानी क्या, नेक्स्ट ईयर में, ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ, ये फर्स्ट ईयर का हुआ। सेकेंड ईयर में भी सेम होगा, मेरा डीजीजी अकाउंट डेबिट करूंगा टू पीएनएल में 5 करोड़, 5 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज्ड। अब बताओ 2 साल में मेरा जो है ना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो भी है वो खाली हो गया, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कुछ भी नहीं बचा। टोटल मैंने क्या किया यहाँ पे, अमोर्टाइज कर दिया, टोटल अमोर्टाइज कर दिया। तो स्टार्ट देखो, फर्स्ट ईयर मेरा है 2011-12 एंड 2012 एंड 13, बरोबर। यहाँ तक समझा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताओ। गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज किया और 2 साल का कंडीशन था, 2 साल कंडीशन अप्लाई कर दिया, कंप्लाई कर दिया। बट यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं वाइल अकाउंटिंग फॉर द ईयर 11-12 ए लिमिटेड वाज रीजनेबली एश्योर्ड, ये पूरा ठीक है। However, in year 15-16, it was found that A Limited has not complied with the above condition and therefore notice of refund of grant has been served to it। यानी क्या, 15-16 में जाके उसको पता चला कि यहाँ पे 11-12 में इसने जो है ना कंडीशन कंप्लाई नहीं किया था। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। 15-16 में जाके मुझे ये पता चला कि 11-12 में जो है ना ये ए लिमिटेड कंप्लाई नहीं किया था कंडीशन, यानी क्या, लोअर इनकम ग्रुप पीपल को कम प्राइस में गुड्स सेल नहीं किया। ठीक है, कब पता चल रहा है, ये 15-16 को। ठीक है, it was found that it has not complied with the above condition and therefore notice of refund of grant has been served to it। और पूरा का पूरा अमाउंट क्या करना पड़ा, उसको रिफंड करना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज देखना क्या इंपॉर्टेंट है कि 15-16 में जो हमने फाइंड आउट किया है 15-16 में कि यहाँ पे जो कंडीशंस कंप्लाई नहीं किया है, अगर यहाँ पे देखो एज पर इंड AS 8, इंड AS 8, दिस इज नॉट एन एरर, इट इज अज्यूम दैट इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। गवर्नमेंट ग्रांट को अगर रीपेमेंट करना पड़ा, अगर इन केस गवर्नमेंट ग्रांट को रीपेमेंट करना पड़ा, तो फिर यहाँ पे इट इज नॉट एन अकाउंटिंग एरर। जो एरर था ना, हमने एरर इंड AS 8 में पढ़ गया, इट इज नॉट एन एरर, इट विल बी अज्यूम्ड एज इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आया ऐसा पकड़ेंगे और उसको हम प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। कैसा, प्रोस्पेक्टिवली, एस्टिमेट में कैसे करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली। तो ईयर 2015 एंड 16, 16 ही है ना, 15-16, हाँ 2015-16 में मैं पहले लाइबिलिटी खड़ा करूंगा ग्रांट रिपेबल का। तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कितना, 10 करोड़ और 10 करोड़। क्यों सर, यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, मेरा पास जो भी ग्रांट का डेफर्ड ग्रांट था, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट था, इसमें कोई भी अनअमोर्टाइज अमाउंट नहीं बचा है। 2 साल में मैंने टोटली अमोर्टाइज कर दिया, राइट। टोटल टोटल मेरा क्या हो गया, पीएनएल में अमोर्टाइज हो गया, और उस साल में 11-12 और 12-13 में अमोर्टाइज हो गया। अब उसके लिए जाके हम 15-16 में लाइबिलिटी खड़ा करेंगे और इस लाइबिलिटी को मैं पे ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कितना, 10 करोड़ टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे जाएगा ना, बीइंग रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। इज दैट क्लियर, समझा ये चीज, बताओ। इसी का जो है ना पूरा का पूरा थियोरेटिकली अपने मॉड्यूल में दिया है मैंने, जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझा दिया। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, it is assumed that accounting done in the previous year was not incorrect and was not
an error as per Ind AS 8. So Ind AS 20 state that government grant that becomes repayable shall be accounted for change in accounting estimate, right? Repayment of the grant related to income shall be applied first against the unamortized deferred grant recognized in respect of the grant. लेकिन यहाँ पे अनअमोर्टाइज ग्रांट नहीं था तो डायरेक्टली हम क्या किए पीएनएल में एडजस्ट कर लिया. To the extent that repayment exceeds any deferred credit or when no credit exists, the repayment shall be recognized immediately in the profit and loss account, right? So repayment of grant to the asset shall be recognized by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. The cumulative additional depreciation would be recognized in the profit and loss account to the date in the absence of recognition. यह सिर्फ यहाँ पे ज्ञान दिया है, वही ज्ञान हमें अगर लिखना है तो Ind AS 20 as per Ind AS 20 if there is a repayment of the grant, then in that case if it is the unamortized balance will be adjusted against deferred credit grant. यहाँ पे देखो एंड amortized part will be adjusted to the profit and loss account और बच्चा जो है ना वो बैंक से पेमेंट कर देंगे. वही ज्ञान यहाँ पे दिया है. ठीक है. और उसका जर्नल एंट्री देखो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 10 lakhs ग्रांट पेबल टू बैंक. यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंट्री ऐसे भी कर सकते. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना 10 करोड़. 10 करोड़. ये पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट. समझा ये चीज. नीचे क्या दिया है. assuming that no deferred credit balance exists in 15-16, यानी हमारे पास बैलेंस ही नहीं है 2 साल में हम अमोर्टाइज कर दिया. ठीक है. बिफोर द रीपेमेंट रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, it may be noted that standard also provides circumstances giving rise to repayment of grant related to an asset may require consideration to be given in possible impairment of new carrying amount of the asset. ठीक. समझा. पक्का. यस सर. ये जर्नल एंट्री सॉल्व करोगे रीपेमेंट मतलब लाइबिलिटी खड़ा करके पहले तो. ठीक है. लाइबिलिटी खड़ा करके तुम पेमेंट करना चाहो वैसे भी कर सकते हो या कंसोलिडेटेड एंट्री करना है वैसे भी कर सकते हो. जहाँ पे मैंने वैसे किया ना यहाँ पे दिस लास्ट 2 एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट. पहले वाले एंट्रीज तो मैं ये तुम्हारे समझाने के लिए किया था. पहले 2 एंट्रीज बट लास्ट 2 एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. यस सर. चलो और कोई क्वेश्चन है क्या. क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा बाकी के आई थिंक बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसको टाइम लगेगा. 3 क्वेश्चंस बचे हैं. 3 क्वेश्चंस बचे हैं. वो हम कल कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए इतना काफी करते हैं. ठीक. थैंक यू फॉर ओके सर. वॉचिंग दिस लेक्चर. बाय बाय. 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 गुड नाइट.